नमस्कार साथियों, सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि 2025 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सभी विषयों की तैयारी करेंगे हम। तो मेरे साथियों, आज अपना विषय होने वाला है राजनीति विज्ञान। आप सब देख सकते हैं, जिसका मेरे साथियों आज हमने लिया है प्रथम अध्याय, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। क्या होने वाला है मेरे साथियों? दो ध्रुवीयता का अंत अध्याय है। और मेरे साथियों, अब की बार अपना सपना होने वाला है 90 पार का, जिसे हम हर हाल में अचीव है वो करके रहेंगे। तो मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि अपने सिलेबस के अंदर ये अध्याय मेरे साथियों 6 नंबर का होने वाला है। अब मेरे साथियों, ब्लू प्रिंट के अंदर आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेगा सबसे पहले इस अध्याय में से आपको एमसीक्यू टाइप प्रश्न ध्यान में रख लेना। 1 नंबर का होगा एक अति लघु प्रश्न, यानी कि छोटा वाला, जिसका उत्तर आपको वन लाइनर के अंदर या वन वर्ड के अंदर देना होता है। अगला मेरे साथियों निम्नात्मक प्रश्न, जो कि 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, जिसका उत्तर आप सभी को 250 से 300 शब्दों के अंदर देना होता है। सभी प्रश्नों की बात करेंगे मेरे साथियों इसी वीडियो सेशन के अंदर। वीडियो को साथियों अंतिम तक देखना है। क्वेश्चन साथियों इसी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और साथियों, जितने भी इन्हीं प्रश्नों से उत्तर बनते हैं, प्रश्न उत्तर और भी नए, उनके ऊपर भी सभी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि शीत युद्ध है वो कब समाप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, आप सभी को पता है कि शीत युद्ध 1991 को समाप्त हो जाता है। अब मेरे साथियों, अति लघु के अंदर आपसे प्रश्न पूछेगा कि शीत युद्ध कब से लेकर कब तक चला था? तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 1945 से लेकर 1991 के बीच शीत युद्ध चलता है। अब मेरे साथियों, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि शीत शीत द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से लेकर कब तक चला था, ये कमेंट करना है। और मेरे साथियों, एक प्रश्न ये भी बनता है कि 1917 के अंदर क्या हुआ था? तो 1917 के अंदर मेरे साथियों आप सभी को पता है कि बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम साम्यवादी रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, क्या पूछा है कि सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश है वो क्या कहलाए थे? तो मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, यानी कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, नाम जरूर ध्यान में रख लेना। तो दूसरी दुनिया कहलाई थी, है ना, आप सभी को पता है। अब मेरे साथियों, एक प्रश्न ये भी बनता है कि पहली दुनिया वाले देश क्या कहलाए थे? जो देश मेरे साथियों यूएसए की साइड, यानी कि पूंजीवादी की तरफ से, वे कहलाए थे मेरे साथियों पहली दुनिया। तीसरी दुनिया में साथियों, जो मेरे साथियों नवराष्ट्र देश थे अफ्रीका के, जैसे अपने भारत देश भी उसी समय आज़ाद हुआ था, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले देश क्या कहलाए थे? तीसरी दुनिया कहलाई थी। ये ध्यान में रख लेना, गुटनिरपेक्षता, ये ध्यान में रख लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कि बर्लिन की दीवार है वो कब बनी थी? तो बर्लिन की दीवार है मेरे साथियों कब बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो बर्लिन की दीवार बनती है मेरे साथियों 1961 के अंदर, ध्यान में रख लेना। अब मेरे साथियों, एक प्रश्न ये भी बनता है कि बर्लिन की दीवार है वो कब गिराई गई थी? तो वो गिराई गई थी मेरे साथियों 1989 के अंदर, ध्यान में रख लेना। अब एक प्रश्न ये भी बनता है कि इसकी लंबाई कितनी थी? तो लंबाई थी मेरे साथियों 150 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना आप सभी को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। कितने वर्षों तक रहा था मेरे साथियों? लगभग 17 वर्षों तक, 17 से 72 वर्षों के बीच रहा था कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि साथियों बर्लिन की दीवार है वो कब बनाई गई थी? तो इस प्रश्न की अभी अभी चर्चा है वो की थी, कब गिराई गई थी? 1989 के अंदर गिराई गई थी, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया? अब सबसे पहले तो यूएनओ की बात करें तो इसका पूरा नाम है मेरे साथियों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी मेरे साथियों 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। अब मेरे साथियों ये पूछा है कि सोवियत संघ ने किस मामले पर यूएनओ में भारत का साथ दिया था? तो कश्मीर मुद्दा आपको करना है, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1965 के अंदर, इसकी बात है यहाँ पर की जा रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बना था? तो आप सभी को पता है कि 15 गणराज्य मिलकर बना हुआ था यूएसएसआर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे? तो मेरे साथियों वे बने थे 1985 के अंदर, ध्यान में रखना आप सभी को, है ना। और मेरे साथियों बहुत बार परीक्षा के अंदर प्रश्न देखने को मिला है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, है ना, महासचिव कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव आप सभी को करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है कि सोवियत संघ ने किस वर्ष
अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। तो किस वर्ष किया था मेरे साथियों? लगभग 1979 के अंदर, है ना। अपने अध्याय के अंतिम पेज के ऊपर ये प्रश्न है, वहां से उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में खालिस्तान की नीति चलाई। तो क्या बताओगे इसके अंदर? तो आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण। तो मेरे साथियों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट जवाब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों की सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वो किसने ली थी? तो मेरे साथियों वो ली थी रूस ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अब मेरे साथियों जो सुरक्षा परिषद है इसके अंदर मेरे साथियों 5 सदस्य देश शामिल है यूएनओ के अंदर। अब मेरे साथियों आप ध्यान में रखना है ए, बी, सी, एफ, आर, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। ये ध्यान में रख लोगे ना तो ये मेरे साथियों 1 नंबर के अंदर प्रश्न है, वो बहुत बार परीक्षा के अंदर देखने को मिला है, जरूर ध्यान में रखना। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में 1991 में तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो क्या करोगे? सभी क्वेश्चनों का जवाब है वो कमेंट सेक्शन के अंदर देते हुए चलना है। तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है, बोरिस येल्सिन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है कि सोवियत संघ का विघटन है वो कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन है मेरे साथियों वो हुआ था 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था? तो मेरे साथियों इसका जवाब हो जाएगा 17 वर्षों तक, है ना, ये ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्या कहता है ये कहता है साथियों मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था? तो क्या करोगे मेरे साथियों 15वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल तजाकिस्तान रहता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि रूस के किन 2 गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे? पूछ सकता है साथियों वन लाइनर के अंदर, अति लघुत्रात्मक के अंदर भी। तो क्या जवाब दोगे मेरे साथियों? 16वें क्वेश्चन का जवाब है तो चेचन्या और दागिस्तान करना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है, लगभग 10 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 17वां क्वेश्चन है कि सन 2001 में भारत और रूस के बीच खालिस्तान द्विपक्षीय जो समझौते हुए थे व्यापार के कितने हुए थे? तो वो हुए थे मेरे साथियों 80 समझौते, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देश थे खालिस्तान मॉडल को अपनाया, तो मेरे साथियों शॉक थेरेपी को अपनाया था, आप सभी को पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों 19वां, क्या कहता है कि शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था खालिस्तान हो गई। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तहस नहस है वो हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। अगला प्रश्न है साथियों 20वां, निम्न में से कौन सा देश है वो 1991 के बाद खालिस्तान कई प्रांतों में टूट गया था? तो क्या करोगे मेरे साथियों 20वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल यूगोस्लाविया आपको करना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? पूछ सकता है साथियों, ऐसे प्रश्न भी आपको पूछेगा। तो बताओ मेरे साथियों 21वें प्रश्न का राइट जवाब? तो बिल्कुल हथियारों की ओर चली हुई थी सोवियत संघ और अमेरिका की तरफ से, तो इसी कारण से सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था वो कमजोर पड़ गई थी और सोवियत संघ का विघटन है वो हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तो मैंने आप सभी को अभी अभी बताया था, सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उन 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है 23वां प्रश्न, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है और इसकी भी हमने चर्चा है वो कर ली है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आम जनता ने गिराई थी, सोवियत संघ वाली जनता ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही थी? ये क्वेश्चन भी साथियों कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो बिल्कुल मैं साथियों क्या जवाब दोगे? लगभग 28 वर्षों तक बर्लिन की दीवार है वो खड़ी रहती है। 1961 के अंदर इसका निर्माण होता है
और मेरे साथियों 1989 के अंदर इसको गिरा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, 25वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस टाइप के भी आपसे देखने को मिलेंगे, ये जरूर ध्यान में रख लेना। इन्हीं प्रश्नों में से गलत पूछा है कि हाँ पूछा है कि ना पूछा है। तो इसका जवाब क्या दोगे मेरे साथियों, सभी साथी एक बार कमेंट करने के प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल मेरे साथियों क्या जवाब दोगे 25वें क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल मेरे साथियों, इसका जवाब हो जाएगा जनता को है वो आर्थिक आज़ादी है वो नहीं थी। ये ध्यान में रख लेना, जनता को आर्थिक आज़ादी है वो नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार सजाना आप सभी को। तो देखो क्या पूछा साथियों कि अफगान संकट है ना कब होता है मेरे साथियों, अफगान संकट 1979 के अंदर होता है। ध्यान में रखना आप सभी को, देखने को मिल सकता है 4 नंबर के अंदर भी आता है ये कई बार। तो बर्लिन की दीवार का गिरना तो कब गिरी थी, आप सभी को पता है 1989 के अंदर बर्लिन की दीवार को गिराया गया था। सोवियत संघ का विघटन है मेरे साथियों कब हुआ था, 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन होता है। रूसी क्रांति 1917 के अंदर हुई थी, आप सभी को पता है मेरे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से आपको कालक्रम है वो सजाना है, यानी कि डेट वाइज सबसे पहले क्या हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, उसके बाद अफगान संकट, उसके बाद बर्लिन की दीवार गिराई गई, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हो गया था। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, क्या 27वां प्रश्न क्या पूछा है, ये पूछा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है वो नहीं पूछा है। तो क्या करोगे मेरे साथियों 27वें प्रश्न का राइट जवाब, तो बिल्कुल मध्य पूर्व में संकट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी को करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, तो बिल्कुल 1917 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात ही समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसका शॉर्ट के अंदर नाम है यूएसएसआर। ध्यान में रखना है आप सभी को, देखने को मिल सकता है कि यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है, एमसीक्यू के अंदर भी या अति लघु के अंदर भी देखने को मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, तो अभी अभी बताया था 15 गणराज्य थे। अगला साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत है वो 2 महाशक्तियां उभर उभर कर आई थी, कौन सी थी, तो आप सभी को पता है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन है, तो 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने की थी, तो बिल्कुल मेरे साथियों 32वें क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। ये साथियों कहीं इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है 33वां। तो क्या जवाब देंगे लेनिन, जिनका पूरा नाम है वो आप सभी को कमेंट करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं व्लादिमीर लेनिन इनका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की बात करें 34वां प्रश्न क्या पूछा है कि सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी थी। बिल्कुल मेरे भाई सभी के सभी गए वो कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब देना है। तो क्या जवाब दोगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा, यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी, यह आपको उत्तर देना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रण करता था। तो मेरे साथियों इसका जवाब हो जाएगा राज्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब करना है। अध्याय के शुरुआती लाइनों के अंदर इसका उत्तर है। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, बताओ मेरे साथियों, तो बिल्कुल समाजवादी क्रांति के बाद, जिसकी स्थापना 1917 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बोल्शेविक क्रांति 1917 के अंदर हुई थी, शोक थेरेपी क्या है। ये प्रश्न भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, शोक थेरेपी क्या है। तो सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे शोक थेरेपी क्या है। तो मेरे साथियों ये है आर्थिक मॉडल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। अफगानिस्तान से कब हस्तक्षेप किया था, 1979 के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। यह प्रश्न कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बनाया था, वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं, कब बनाया था, 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है, जिसकी स्थापना सोवियत संघ ने की थी, आप सभी को पता है। अब मेरे साथियों जो यूएसए था उसने नाटो की स्थापना की थी। नाटो का पूरा नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसका पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये ध्यान में रखना, जिसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल और 1949 के अंदर, 4 अप्रैल 1949 के अंदर इसकी स्थापना
होती है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो सभी ध्यान में रखना है, कब से लेकर 1939 से लेकर 45 के बीच में चला था। तो कितने साल का अंतराल हो गया मेरे साथियों? तो बिल्कुल मेरे साथियों यहाँ पर 6 साल का अंतराल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दो ध्रुवता का क्या अर्थ है? यह प्रश्न भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंद्वी प्रभुत्व है ना। यानी कि दोनों देशों का ज़्यादातर प्रभुत्व हो रहा था, दोनों देश चर्चा केंद्र थे, जिसे हम दो ध्रुवता का अंत भी बोलते हैं या अर्थ भी बोलते हैं। बाद में सोवियत संघ का अंत हो जाता है और द्विध्रुवता ध्रुवता समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? ये भी क्वेश्चन साथियों कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सोवियत सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ये प्रश्न कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो कौन हो जाएगा मेरे साथियों? बताओ सभी के सभी 44वें क्वेश्चन का राइट जवाब। हाँ तो बिल्कुल मेरे साथियों येल्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब करना है। कब से लेकर कब तक बने थे ये? सोवियत संघ का विघटन होने के पश्चात 1991 से लेकर 99 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहता है 45वां क्वेश्चन? ये कहता है साथियों सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या करोगे मेरे साथियों 45वें प्रश्न का राइट जवाब? तो यहाँ पर देखो सोवियत अर्थव्यवस्था में मार्क्सवादी प्रभावी विचारधारा थी भाई, बिल्कुल थी। अगला है उत्पादन के साधनों में राज्य का अधिग्रहण होना, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और राज्य करता था, बिल्कुल। ये प्रश्न यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर गलत हो जाएगा। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, है ना, आर्थिक आज़ादी नहीं थी मेरे साथियों। नहीं पूछा ना, गलत पूछा है तो नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 46वां क्वेश्चन की पेरोस्ताइका और ग्लासनोस्ट व पेरोस्ताइका का मंत्र किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो किसने दिया था मेरे साथियों? गोर्बाचेव ने दिया था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने दिया था पेरोस्ताइका और ग्लासनोस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व समाजवादी या साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? बताओ मेरे साथियों 47वें क्वेश्चन का राइट जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। आपका वेट करूंगा कौन जवाब देता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। सोवियत गुट वारसा के सबसे पहले होने वाला अलग देश कौन सा था? तो बताओ मेरे साथियों 48वें क्वेश्चन का राइट जवाब। तो बिल्कुल युगोस्लाविया आपको करना है। क्या करोगे? युगोस्लाविया करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें साथियों। अपने एमसीक्यू टाइप प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि इन प्रश्नों से आपका एमसीक्यू टाइप प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाहर चले जाए। आशा करता हूँ आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। वैसे तो आपको और प्रश्नों की सीरीज है वो करवा दी जाएगी बिना टेंशन लेते हुए। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़े रहना है। अब बात करते हैं अति लघु प्रश्न की, जो वन लाइनर के अंदर इसका उत्तर आपको देना होता है। तो प्रथम क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि 1989 में घटित उस घटना की पहचान कीजिए जिसके कारण दूसरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो क्या करोगे? तो इसका जवाब आप सभी को देना है कि पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा बर्लिन की दीवार है उसको गिरा देना। ये आपको उत्तर देना होगा, आपको उत्तर देना। अगला, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 के अंदर की गई थी। बर्लिन की दीवार किस बात का प्रतीक थी? ये प्रश्न भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, देखने को मिल सकता है। बर्लिन की दीवार है वो पूंजीवादी एवं साम्यवादी दुनिया, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया एक दो पर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। दुनिया विभाजन का प्रतीक थी। किसका प्रतीक थी? विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 1917 में रूसी क्रांति क्यों हुई? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि 1917 में रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में जो रूसी क्रांति है वो हुई थी, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों 5वां प्रश्न है समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी उसके बाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, व्लादिमीर लेनिन, जो कि रूस के प्रथम महासचिव भी है, सोवियत संघ के प्रथम महासचिव भी हैं। रूसी क्रांति के नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन करना है। अगला प्रश्न साथियों मार्क्सवाद की अवधारण सिद्धांतकार का नाम बताइए। तो व्लादिमीर लेनिन करना है।
चलिए अगला प्रश्न है, क्या पूछा नवा प्रश्न की 1917 में रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध खालिस्तान आदर्शों और खालिस्तान समाज की जरूरत सी। तो समाजवाद के आदर्शों और खालिस्तान समतामूलक समाज की जरूरतों से प्रेरित थी। ये आपको करना होगा। अगला प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी क्या थी। ये क्वेश्चन भी साथियों कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो धुरी थी मेरे साथियों, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या करोगे, कम्युनिस्ट पार्टी आप सभी को बताना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न क्या कहता है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। तो साम्यवादी, है ना, सोवियत संघ विचारधारा पर आधारित थी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसे दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिसमें सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे था। तो क्या थे मेरे साथियों, एक तो तकनीक के मामले में, एक गुणवत्ता के मामले में। यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों देखने को भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। सोवियत संघ वो कितने गणराज्य से मिलकर बना था। तो एमसीक्यू के अंदर बात की है, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। अगला प्रश्न साथियों, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसके उत्तराधिकारी गणराज्य का नाम लिखिए। तो क्या बताया था, रूस बताया था। अब ये भी ऊपर चर्चा करके आए साथियों, उन्हीं प्रश्नों में रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न तो, लेकिन यहाँ पर बात वन लाइनर की हो रही है, अति लघु की। चलिए अगले की बात करते हैं। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से कब हस्तक्षेप किया था। 1979 के अंदर किया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ हेतु सुधार में क्या क्या प्रयत्न किए थे। तो इसका उत्तर देंगे मेरे साथियों, मिखाइल गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक, राजनीतिक और लोकतंत्रीकरण की नीति का संचालन है वो किया था। ये भी उत्तर हमने एमसीक्यू के अंदर कर लिया था। अगला है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई थी। तो बोरिस येल्सिन आपको करना है। क्या करोगे, बोरिस येल्सिन आप सभी को करना है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है 18वां प्रश्न। ये कहता है कि सोवियत संघ 1991 में हुए तख्तापलट की घटना का विरोध में बोरिस येल्सिन ने क्यों किया, यानी कि विरोध है वो क्यों किया था। ये आपसे विरोध का मतलब पूछना चाहता है। तो इसका उत्तर आप सभी देंगे कि बोरिस येल्सिन ने सोवियत संघ 1991 में हुए तख्तापलट की घटना का विरोध साम्यवादी दल में कट्टरपंथियों द्वारा विरोध करने तथा जनता द्वारा पुराने साम्यवादी दल के तौर तरीकों का विरोध करने के कारण है वो किया था। ये आपको उत्तर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, क्या कहता है 19वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताना, मुख्य कारण। तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्था है वो अंदरूनी कमजोरी के कारण है वो पतन का कारण रही है। ये आपको उत्तर देना है, यानी कि अंदर ही अंदर सोवियत संघ के अंदर कमजोरी पैदा हो गई थी। ये सोवियत संघ का प्रमुख कारण है। बाल्टिक गणराज्य कौन सा है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। ये आपको करना है, याद रख लेना, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, क्या कहता है मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार हेतु किन किन नीतियों का संचालन किया था। तो पेरेस्ट्राइका, यानी कि रूसी भाषा के अंदर पेरेस्ट्राइका को अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट को खुलेपन की नीति का संचालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन। अगला है, सोवियत संघ का अंत 25 दिसंबर 1991 को। विघटन के समय राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे साथियों। अंतिम राष्ट्रपति और कितने समय का रहा था। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से लेकर 91 तक रहता है। अगला है, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। तो राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता के विचारों का उदय हो गया था। यह आपको उत्तर करना है। शीत युद्ध के अंत के प्रभावों को स्पष्ट करना है। तो शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व का उदय है वो हो गया था। यह आपको करना है, यानी कि एक ध्रुवीय विश्व के अंदर कौन सा देश था वो एक ध्रुवीय विश्व। ये हो जाएगा मेरे साथ ही यूएसए, यानी कि अमेरिका वो एक ध्रुवीय बन जाता है। यूएसएसआर का बंटवारा यानी कि बिखर जाता है, अंत हो जाता है। दूसरी दुनिया के पतन का एक कारण बताना है। तो शीत युद्ध के दौर में संघर्ष की समाप्ति, ये आपको करना होगा। अगला साथियों, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो इसका उत्तर देंगे सोवियत संघ विघटन के पश्चात उसके राजनीतिक उत्तराधिकारी रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था, क्या करोगे, उदारवादी व्यवस्था को अपनाया था। रूस में निजीकरण की प्रक्रिया फलस्वरूप तेज गति से विकास हुआ। साथियों निजीकरण का नाम सुनकर आपको कुछ याद आता है क्या।
अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो निजीकरण का नाम सुनकर आपको क्या चीज़ें याद आ रही हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये आपसे पूछेगा शॉक थेरेपी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर देंगे शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि पहले तो थप्पड़ मार देना, यानी कि थप्पड़ मार देना, उसके बाद प्यार से बातें करना, लालच देना, उसे बोलते हैं साथियों आघात पहुंचाकर क्या कर देना, उपचार कर देना, जिस शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य किस अर्थतंत्र में समाहित हुआ? तो पूंजीवादी अर्थतंत्र आपको करना है। क्या करोगे? पूंजीवादी अर्थतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम को उजागर करना है, तो आप दे देंगे साथियों इसका उत्तर कि रूस के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था वो क्या हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। ये आपको बता देना है। या आप लिख सकते हैं कि ये शॉक थेरेपी को विश्व की सबसे बड़ी गिराज सेल लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं साथियों कि जितने भी रूस के अंदर बड़े बड़े उद्योग चल रहे थे, उद्योग धंधे, उनको निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट लोगों के पास बेच दिया गया कम पैसों के अंदर। ये आप दे सकते हैं इसका उत्तर। अगला, सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य गृह युद्ध की चपेट में रहा? तजाकिस्तान आप सभी को कर देना। क्या करोगे? तजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या कहता है अगला प्रश्न? 34वां प्रश्न कहता है कि तजाकिस्तान में हुआ गृह युद्ध कितने वर्ष तक चलता है और यह कब समाप्त होता है? तो मेरे साथियों ये चलता है लगभग 10 वर्षों तक। आप सब देख सकते हैं साथियों कि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक गणराज्य तजाकिस्तान में गृह युद्ध 10 वर्षों तक चलता है, 10 वर्षों तक, और इसकी समाप्ति 2001 के अंदर होती है। ये भी ध्यान में रख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि भारत और रूस का सपना किस प्रकार विश्व का है? तो बहुध्रुवीय विश्व का साथियों। किस प्रकार का है? बहुध्रुवीय विश्व का है। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या पूछा साथियों कि 36वां प्रश्न है कि शीत युद्ध काल के दौरान भारत की सोवियत संघ के साथ अधिक दोस्ती का एक कारण आपको बताना है। तो इसका उत्तर देंगे साथियों कि किसी एक उदाहरण की सहायता से दर्शाइए कि सोवियत अथवा केंद्र, या आपको इसी टाइप का यानी कि भाषा चेंज कर दी है, दौरान भारत सोवियत संघ की निंदा करने से बचता है। तो इसका उत्तर देंगे साथियों, आप सभी को पता है कि सोवियत संघ भारत की बहुत ज़्यादा मदद है वो करता है। इसका उत्तर देंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र भिलाई, बोकारो तथा विशाखापट्टनम। ये क्या है साथियों, आप सभी को पता ना, ध्यान में रखना है। और इस्पात कारखानों और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक तथा तकनीकी सहायता वो क्या करता था, प्रदान करता था सोवियत संघ। इसीलिए भारत और रूस की ज़्यादा दोस्ती है, गहरी दोस्ती, मित्रता वाला देश कहते हैं। अगला साथियों 37वां प्रश्न की भारत रूस मैत्री की किसी एक विशिष्ट विशेषता का उल्लेख करना है। तो आप दे देंगे कि भारत की विदेश नीति का रूस के प्रति झुकाव, विदेश नीति का रूस के प्रति झुकाव, ये आपको करना होगा। अगला प्रश्न है रूस तथा भारत दोनों द्वारा की गई परिकल्पना के अनुसार बहुध्रुवीय विश्व की किसी एक विशेषता को उजागर कीजिए। क्षेत्रीयता को अधिक जगह मिले। क्या कहते हैं साथियों ये दोनों देश की क्षेत्रीयता है उसको अधिक जगह मिलनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा साथियों 39वां। साथियों अपने जितने भी वन लाइनर प्रश्न यानी कि अति लघु प्रश्न हैं, अति लघु प्रश्न मेरे साथियों यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करेंगे मेरे साथियों निम्नात्मक प्रश्न की, और मेरे साथियों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखो निम्नात्मक के अंदर क्या पूछा है। पहला प्रश्न ये पूछ रहा है साथियों कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली क्या थी, और इम्पोर्टेंट साथियों एक सेकंड, सोवियत राजनीतिक प्रणाली क्या थी देखने को आप सभी को मिल सकता है, और 2024 के अंदर भी ये प्रश्न है वो आया हुआ है। अथवा केंद्र आप सभी को क्या पता इसकी भाषा चेंज कर कर इस टाइप की आपको देखने को मिल सकती है कि सोवियत संघ में सोवियत व्यवस्था की किन्हीं 3 सकारात्मक तथा 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर करना है। प्रश्न वही है, बस इसकी भाषा चेंज कर दी। आपको देखने को मिल सकता है कि सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। बस भाषा चेंज कर दी जाती है, प्रश्न का उत्तर वो वहीं रहता है। अब बात करते हैं इसके उत्तर की। इसका उत्तर देंगे जो भी बातें हुई थी पेज के अध्याय के शुरुआती पेज के अंदर ही बताया हुआ है, पढ़ोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा। अब देखो सोवियत व्यवस्था की सकारात्मक विशेषताएं है ना, तो समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर
रूस में हुई 1917 में समाजवादी क्रांति के पश्चात। अब देखो सभी की सभी बातें जितने हमने एमसीक्यू अति लघु के अंदर बात की थी वही लिखेंगे। अब देखो अस्तित्व में आता है सोवियत प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखो क्या क्या है, अब वही बात लिखने हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इस दल की सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। आगे देंगे आप सभी उत्तर की सोवियत आर्थिक प्रणाली योजनाबद्ध एवं राज्य के नियंत्रण में थी। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी। इसके दूर दराज के क्षेत्र भी आवागमन की सुनिश्चित एवं विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा के संसाधन थे। क्या थे? ऊर्जा के संसाधन। पेट्रोलियम का विशाल भंडार अभी भी है। लोहा, उर्वरक, इस्पात, मशीनरी आदि सम्मिलित हैं। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। यह आप दे सकते हैं। अगला देखो क्या दे सकते हैं आप। सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण, वन्य चीजें की रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी। सोवियत संघ में बेरोजगारी है वो नहीं थी। आगे देखो भूमि एवं अन्य उत्पादक संपत्तियों पर राज्य का स्वामित्व एवं नियंत्रण था। सभी के सभी प्रश्नों की चर्चा हमने ऊपर की है मेरे साथियों। उन्हीं प्रश्नों का एक बड़ा उत्तर आपको बनाना है, जिसका उत्तर आपको देना होगा लगभग 250 शब्दों के अंदर उत्तर देना होगा। और आपको साथियों 4 नंबर है वो मिल जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है साथियों, जब हम छोटे वाले प्रश्न कर लेते हैं ना तो 4 नंबर इजी आपको आ जाएंगे इस अध्याय से। अगला देखो, अगला दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 कमियों का उजागर करना है, उल्लेख कीजिए। अगला देखो सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोषों का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो इसका उत्तर देंगे साथियों सोवियत प्रणाली की 4 कमियां तथा दोष निम्नलिखित हैं। तो उत्तर देंगे सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का पूर्ण नियंत्रण था। सोवियत प्रणाली सत्तावादी होती चली गई। जनसाधारण का जीवन लगातार क्या होता गया? कठिन होता गया, है ना। जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलने लगी थी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय कठोर शासन था। कितने सालों तक? लगभग 17 सालों तक। ध्यान में रखना है। साम्यवादी दल का देश समस्त संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था तथा यह दल जन साधारण के प्रति उत्तरदायी नहीं था। आगे देखो सोवियत संघ 15 गणराज्यों में रूस का अत्यधिक वर्चस्व था तथा शेष 14 गणराज्यों के लोग स्वयं को उपेक्षित तथा दबा हुआ समझते थे। आगे कहता है साथियों, आगे क्या कहता है कि सोवियत प्रणाली प्रौद्योगिकी तथा आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने में विफल रहने के साथ ही पश्चात देशों से काफ़ी पिछड़ गई थी इसकी प्रणाली सोवियत संघ की। सोवियत संघ ने हथियारों के विनिर्माण में देश की आय का बहुत बड़ा हिस्सा है वो व्यय का मतलब होता है साथियों क्या होता है? खर्च कर देना, यानी कि अर्थव्यवस्था वो निजी हो गई थी, यानी कि बिक गई थी। अगला साथियों प्रश्न क्या कहता है तीसरा, सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये भी साथियों कहीं प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, गोर्बाचेव के ऊपर बहुत बार परीक्षा के अंदर देखने को भी मिला है। देखो अब क्या पूछा है, सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियां को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में सुधार के प्रयत्न किए हैं, आप सभी को पता है। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्राइका की नीति किसने लाई थी? गोर्बाचेव ने ही लाया था, ध्यान में रख लेना। वे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पश्चिमी के बराबर, पश्चिम के देश यानी पश्चिमी का मतलब यूएसए वाले देश, यूएसए के बराबर लाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचे लचीलापन लाने का प्रयास किया। लेकिन गोर्बाचेव ने देश में समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता, भ्रातृत्व व एकता के वातावरण को तैयार किए बिना ही पुनर्गठन पेरोस्ट्राइका, आगे नाम खुलापन यानी कि ग्लासनोस्ट जैसे महत्वपूर्ण नीतियों को लागू कर दिया था। आगे देखो गोर्बाचेव द्वारा लागू की गई जनतांत्रिक नीतियों के कारण सोवियत संघ कुछ गणराज्यों में सोवियत संघ से अलग होकर राष्ट्र निर्माण का विचार उन्नत हुआ। देखो बाल्टिक गणराज्य, रूस बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं, है ना। तो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया में राष्ट्रीयता व संप्रभुता की इच्छा का उभार सोवियत संघ के विघटन का तात्कालीन कारण क्या हुआ था? सिद्ध होता है।
परिणाम स्वरूप सोवियत संघ को अपने कुछ गणराज्यों के अलग होने के निर्णय को मान्यता है वो देनी पड़ी। इसके पश्चात एक के बाद एक सोवियत संघ के 15 गणराज्य है ना, वो अलग होकर स्वतंत्र होते चले गए, यानी कि आज़ाद कर दिया गया, छोड़कर चले गए। और सोवियत संघ का क्या हो जाता है, अंत में विघटन हो जाता है। कब होता है, 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन है वो हो जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोवियत संघ के विघटन के लिए किन्हीं 6 उत्तरदायी कारणों को लिखना है, विवेचना करनी है। सोवियत संघ के विघटन के 4 कारण बताइए, अथवा विश्व के दूसरे नंबर में सर्वाधिक शक्तिशाली देश, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। सोवियत संघ का विघटन अकस्मात कैसे हो गया, किन्हीं 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। देखो भाषा यहाँ पर चेंज कर दी है ना, ऊपर देखो क्या दे रखा है और यहाँ पर भाषा चेंज कर दी। तो घबराना नहीं है, बस उत्तर वही होगा जो आप सोचते होंगे, मन के अंदर दिया हुआ है वही लिखना आप सभी को। तो आप सभी उत्तर बताएंगे। सोवियत संघ में एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है वो रहता है, तथा इस दल का समस्त संस्थाओं पर प्रभावी एवं अंकुश था। कम्युनिस्ट पार्टी जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। 1979 के अंदर रूस ने अफगानिस्तान के साथ हस्तक्षेप करता है और जिससे उसकी अर्थव्यवस्था अत्यंत बुरी स्थिति में पहुंच जाती है। सोवियत संघ खाद्यान्न का आयात लगातार प्रतिवर्ष बढ़ता गया। 1970 में के दशक में अंतिम वर्षों तक व्यवस्था क्या कर गई थी, लड़खड़ा गई थी, यानी कि ठहर सी हो गई थी, बुरी हालत हो गई थी रूस की भाई। आगे है, सोवियत जनता का परिश्रमिक नियंत्रण बढ़ता गया, लेकिन उत्पादन तथा प्रौद्योगिकी के मामले में पश्चात देशों के काफ़ी पीछे छड़ गया था। यानी कि पश्चिमी देश से उनसे कहीं ज़्यादा गुना है वो सोवियत संघ बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गया था। इसी कारण से बाद में आगे चलकर सोवियत संघ का विघटन वो हो जाता है। इससे प्रत्येक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। सोवियत संघ आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। आगे देखो, सोवियत संघ के लोग राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की धीमी गति से सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट है वो नहीं होते थे, ये भी आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, शोक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों का वर्णन कीजिए, उजागर करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, याद करना है जरूर आप सभी को। अगला है, ये देखने को मिल सकता है कि शोक थेरेपी शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना, किन्हीं 2 परिणामों को आकलन करना है, उजागर कीजिए, विवेचना कीजिए, है ना। तो उत्तर देंगे मेरे साथियों, देखो ये रहा 1997 में अपना 1990 में। अब ये भी प्रश्न बनता साथियों, हमने एमसीक्यू के अंदर नहीं दिया। शोक थेरेपी है वो कब अपनाई गई थी, 1990 के अंदर अपनाई गई थी, ध्यान में रखना है। शोक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोग तक नहीं ले गई जिसका उसे वादा किया था। शोक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या कर दी, तहस नहस। अब एक पॉइंट ये हो गया साथियों, जितना ज़्यादा हो सके पॉइंटों के अंदर उत्तर देना, या नहीं कि आप सीधा सीधा लाइनों के अंदर उत्तर देते गए लेते गए। इतना टीचर के पास समय है वो नहीं रहता है। आपको पॉइंट बना बनाकर ऐसे तीर खींच खींच कर दर्शाते हुए या पॉइंटों के माध्यम से सुंदर सुंदर आपको लिखना है, ताकि टीचर जब पढ़े ना उसको अच्छे आनंद आए और नंबर आपको 4 के 4 कंप्लीट दे दे। ऐसे आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखोगे, बर्बादी की मार झेलनी पड़ी और रूस में पूरा राज्य नियंत्रण और औद्योगिक ढांचा वचन बना गया। अगला साथियों, इससे मुद्रास्फीति बढ़ी। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ से, रूसी मुद्रा रूबल में नाट्य के रूप से ढंग में गिरावट आई, एक ये भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर लिखोगे, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि जमा पूंजी वो भी चली जा रही थी। पुराना व्यापारिक डाटा टूट चुका था, परंतु उसके स्थान पर कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था है वो नहीं हो सकी। तीसरा लिखेंगे साथियों, निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और विशेषकर रूस में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई तैयार हो गई थी। चौथा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, अब धनी और निर्धन के बीच असमानताओं को जन्म ले लिया था। अगला, आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्यात का कार्य ऐसी प्राथमिकताओं को नहीं हो सका। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हालांकि भारत ने सोवियतवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए हैं, यद्यपि भारत के रूस के साथ संबंध सबसे ज़्यादा घनिष्ठ यानी कि अच्छे हैं। इस कथन को न्याय संगत ठहराते हुए 3 तर्क आपको बताना है। तो क्या देंगे मेरे साथियों, देंगे, देखो पहला पॉइंट है साथियों यहाँ पर,
भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा उसका रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास परस्पर आपसी विश्वास तथा संयुक्त हितों का इतिहास है। दोनों ही देशों के पारस्परिक संबंध है वो इन राष्ट्रों के लोगों की अपेक्षा से मिलते हैं तथा रूस तथा पूर्व सोवियत संघ में शेष गणराज्य घर घर में हिंदी फिल्म अभिनेताओं राज कपूर कौन, ये भी देखने को मिल सकता है कि हिंदी कवि कौन किसकी चली थी हिंदी फिल्म, तो राज कपूर और अमिताभ बच्चन तक के से लोग हैं वो भली भांति परिचित हैं। यहाँ हिंदी फिल्मों गीतों को भी की भी भारी मांग है। अगला साथियों, रूस तथा भारत का किसका सपना है? बहुध्रुवीय विश्व का। दोनों ही देशों का बहुध्रुवीय विश्व का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शक्तियां हों, सुरक्षा का सामूहिक उत्तरदायित्व हो, क्षेत्रीयता का अधिक स्थान मिले, वार्ताओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का हल है वो तलाश लिया जाए, प्रत्येक देश को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्णय किए जाएं। यहाँ पर उल्लेखनीय कि सन 2001 में भारत तथा रूस के सामरिक समझौते के अंग के रूप में दोनों के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। अगला तीसरा पॉइंट साथियों क्या कहता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, एक सेकेंड, ये कहता है साथियों कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों की वजह से कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में वर्चस्व तथा पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों को संतुलन कायम करने के साथ लाभ हुआ है, ये दे सकते हैं। अब देखो साथियों, हमने ना सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट है वो कर लिए हैं, है ना। 6 प्रश्न निम्नात्मक हमने किए हैं। आशा करता हूँ आपको सभी साथियों को पसंद है वो आया होगा। अब मेरे साथियों देखो, आपको अगर फ्री में PDF चाहिए तो क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मेरे साथियों डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करना, और लाइव वीडियो के अंदर भी दिया हुआ है, ऊपर पिन भी कर रखा है, तो आप ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है मेरे साथियों, या सर्च कर लेना @लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, है ना। उसके ऊपर मेरे साथियों जो भी एजुकेशन ऑफिशियल न्यूज़ होती है वो डाल दी जाती है, और PDF और वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन उसी के माध्यम से आपको बता दी जाती हैं। तो मेरे सभी साथियों को धन्यवाद, है ना, क्या करता हूँ दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।